वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बेसिक्स बताए थे नंबर सिस्टम के और उसके अलावा आपके अलजेब्रा के, उसके बाद कुछ बच्चों को रिक्वेस्ट आया था कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर बता दीजिए एसएससी जीडी का। तो आज मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर जो है एक दो पेपर जो भी है उसको मैं डिस्कस करूँगा अभी कि किस तरह के पेपर आते हैं, है ना। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आइए देखिए, ये लास्ट ईयर के शायद 2019 का पेपर है, ये 2019 का मैथ्स का जो भी है एसएससी जीडी का, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा से, दो ट्रेनें हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। दो ट्रेन है जो विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं, ठीक। वो अलग अलग स्थानों से चलना शुरू की हैं, तो 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं, ठीक। तो कितने घंटों में ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक। ये रिलेटिव स्पीड का है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक। इसमें तो आपको दो चीज़ें ये पता होनी चाहिए, एकदम तुरंत बनेगा क्वेश्चन। दो चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि ट्रेन कहाँ कहाँ से आ रही है। तो पहली चीज़ देखिए कि ट्रेन जो है विपरीत दिशा से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से। ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक। 40 की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है, एक 50 की स्पीड से। तो मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ए बी, ठीक। ए एंड बी दोनों जगह से ट्रेन जो है चलना शुरू की है, और एक जगह से जो है एक ट्रेन 40 की स्पीड से चलना शुरू की, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरी ट्रेन जो है 50 की स्पीड से चलना शुरू की, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और दोनों के बीच की दूरी जो बच्चों है वो कितना दी हुई है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दी रखी है। समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ठीक। देखो यहां पे रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। ये रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, या मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा। या तो ट्रेन जो है अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, ठीक, दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मिलेगी, किस पॉइंट पे और कितना देर में मिलेगी वो बताना है, ठीक। तो इसके अंदर क्या है, जब एक दिशा में चलेगी, जब एक दूसरे की दिशा में चलेगी, क्योंकि कह रहा है दो ट्रेनें विपरीत दिशा से, मतलब कि विपरीत दिशा मतलब यहां से एक और एक इधर से, मतलब विपरीत दिशा से चल रही है, अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, मतलब यहां कहीं पे आ रही है वो, ठीक। तो कितने घंटे में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। तो जब ये पूछे कि कितने घंटे में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, तो आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले ध्यान रखिए, ठीक। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो ये आपका डिस्टेंस, यहां अगर यहां पर एवरेज टाइम निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि है एवरेज टाइम निकलेगा, एवरेज टाइम से ही वो निकलेगा। तो यहां पे टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, और आपका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये अपोजिट से आ रहा है, ठीक। तो इसका होगा 50 + 40, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 90। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कितना, 4 आवर, मतलब 4 घंटे में ये आपस में जाके मिल जाएगी, ठीक। मतलब एक दूसरे से मीट करेगी। देखिए ये बात क्लियर हुई, ठीक। अब इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आएगा, देखिए कैसा आएगा कि हो सकता है ट्रेन आपका पॉइंट ए से शुरू हो रही है, किसी पॉइंट पे है, ठीक, किसी पॉइंट पे है, और दो ट्रेन, एक तो इधर की तरफ जा रही है, एक तो इधर की तरफ जा रही है। ये तो पास की, अब एक दूसरे के पास आ रही थी, अब एक दूसरे से मान लो दूर जाएगी, मान लो एक दूसरे से दूर जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे ये पूछेगा, मान लो ट्रेन ए और ट्रेन बी है, मान लो ये दोनों इधर से इधर जा रही है, तो इसका अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा, दोनों में अंतर है, इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है।
इसमें क्या है, ट्रेन एक जगह आ रही है और इसमें ट्रेन क्या एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अगर ये ऐसा केस होता है कि हाँ एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इस केस में क्या होता, हम लोग स्पीड को क्या करते, घटाते। ठीक, स्पीड को घटाते। तो टोटल टाइम यहां पे अगर निकालना होता कि 360 किलोमीटर की दूरी होने में दोनों ट्रेनों के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो इस केस में करेंगे 360 माइनस 50 माइनस कितना 40 जो दिया हुआ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 घंटे। मतलब कि अगर दो ट्रेन आपस में आ रही है, किसी बिंदु तक मिलने के लिए आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के पास आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग नेट जो टाइम निकालेंगे या एवरेज टाइम जो निकालेंगे वो टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है अब बाई टोटल स्पीड जो ऐड करेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहा है। आप खुद समझिए, अगर मान लीजिए आप एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का वहाँ खड़ा है, एक दूसरे की तरफ अगर दौड़ के आ रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का स्पीड एक दूसरे को क्या जल्दी पहुँचाएगा, और अगर एक दूसरे से दूर जाओगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा उतना दूरी तय करने में। तो अगर विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा से आ रहा है, तब क्या होगा, टाइम ऐड करेंगे नीचे, मतलब स्पीड को ऐड करेंगे नीचे, और विपरीत दिशा की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग स्पीड को घटाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, 52 नंबर। शीला 24 रुपए में 3 कलम खरीदती है। शीला 24 रुपए में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपए में 2 कलम को, तथा 18 रुपए में 2 कलम और 45 रुपए में बेच देती है। देखो क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ। शीला जो है, शीला ने 24 रुपए में 3 कलम खरीदे। शीला ने 24 रुपए में 3 कलम खरीदे। शीला ने 24 में 3 खरीदा और उसके बाद क्या है, 18 रुपए में 2 कलम खरीदे। ₹18 में इसने 2 कलम खरीद लिए। ठीक, टोटल पेन कितने खरीदे, 5 पेन। 5 पेन इसने खरीद लिए। तो खरीदने का मतलब क्या होता है, उसने खरीदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, कुल क्रय मूल्य कितना में खरीदा वही होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 42 रुपये आ गया। और ये कितना पेन का है, टोटल 5 पेन का है। 5 पेन का आपका 42 रुपया हो चुका है। ठीक, अब यह क्या कर रहा है, 45 रुपए में 5 कलम बेच देती है। 45 रुपए में 5 कलम बेच देती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 45 रुपए में ये 5 पेन को क्या कर रही है, सेल कर रही है, मतलब बेच रही है। ठीक, तो यहां पे एसपी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी 45 रुपीज। तो आप देख सकते हैं उसको लाभ कितने का होगा, 3 रुपए का होगा, साफ साफ लाभ, क्योंकि 5 पेन खरीदा था उसने, 5 ही पेन बेच दिया। अगर ऐसा रहता कि 5 पेन खरीदा है उसने, है ना, 5 पेन खरीदा और 2 पेन के रेट के हिसाब से दिया था एसपी, तो वो अलग केस होता, उसको अलग तरीके से। लेकिन ये तो एकदम सिंपल सा है कि 5 पेन खरीदा था, 5 पेन बेचा, तो टोटल एसपी इतना हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपीज, क्योंकि 45 माइनस 42 3 रुपये हो गए। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब कि लाभ प्रतिशत मांग रहा है, तो 3/42 गुणा 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7 1/7%, 7 7 49, 50/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में 4:3 अनुपात में दूध और पानी है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। एक मिश्रण में
4:3 के अनुपात में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर। समझो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, अब क्या कर रहा है, जब मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला देते हैं, चलो ये मिल्क और वाटर का रेशियो मैं लिख रहा हूं। जब मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तब हो जाता है कितना, 6:7 बन जाता है ये। मिल्क और वाटर का रेशियो देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो रहा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो, ये वाला एक मिल्क है और ये वाटर है, दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब हम इसमें 5 लीटर पानी मिलाते हैं तब की बात है कि ये चेंज हो रहा है। तो देखो क्या करना है ना, तो मिल्क का जो रेशियो है, मिल्क का रेशियो उसको सेम कर लेना है, बस आपको मिल्क का रेशियो को सेम कर लेना है। ठीक, तो मिल्क का रेशियो को अगर सेम करोगे तब कैसे होगा, यहां पे इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 12:9। ठीक, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12:14। आप खुद देख सकते हैं ये का किसका था, ये मिल्क का था और ये किसका था, वाटर का था। तो वाटर का रेशियो चेंज हो चुका है, वाटर का रेशियो कितना है, 5 से चेंज हो गया है। तो मिल्क का रेशियो, मिल्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 लीटर। तो 12 लीटर आंसर होगा दूध की मात्रा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही बताना पड़ेगा, क्वेश्चन हटा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% होती है। सॉरी, ये स्लाइड हट नहीं सकता है अभी। वार्षिक ब्याज की दर पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल के लिए 3% ब्याज की दर से 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सा हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल सा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक, आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी वो निकलेगा। ठीक, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है ना, 2 टाइप का परसेंटेज होता है। मैं बता ही देता हूं पहले एक बार, आपका 2 टाइप का परसेंटेज होता है हमारे पास। कि अगर हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, है ना, मिश्रधन हम लोग निकालेंगे तो परसेंटेज जो होता है, एक होता है परसेंटेज आपका एग्जैक्ट परसेंटेज और दूसरा होता है सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब क्रमानुगत। एग्जैक्ट कहने का मतलब होता है कि मान लो कहीं कहीं डिस्काउंट मिला है 20% का, कि 100 रुपये में 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 100 रुपये में 20% डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, 100 रुपये में 20 रुपये घट जाएगा, 80 रुपये मिलेगा। लेकिन कहीं पे क्या बोल रहा है कि आपको 10% और 10% का मिला है, तो वो होता है सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब एक के बाद एक और मिलेगा। ठीक, उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। मैं दूसरा स्लाइड लेके समझा देता हूं सक्सेसिव परसेंट। पहले देखो क्या है, परसेंटेज जो होता है वो प्रतिशत है ना, वो 2 टाइप का आ जाता है। ठीक, एक होता है एग्जैक्ट और एक होता है सक्सेसिव। क्या होता है, आपको मान लीजिए कपड़े के दुकान में गए, वहां पे आपको बोल रहा है कि मान लो 50% का डिस्काउंट दिया गया, क्या 50% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक, और एक जगह क्या है कि भैया 50% नहीं, बोल रहा है 30% एंड 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक, तो किसी भी पैसे पे मान लो 10,000 पे अगर 50% का डिस्काउंट है, 5,000 पे है, तो हम लोग मान लो 5,000 पे करते हैं, तो 5,000 पर डिस्काउंट कितना निकलेगा, 50/100, 50% ऐसे निकालेंगे। इसका जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब 30 और 20% का या फिर 10% का बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि सक्सेसिव में मान लो 5,000 का है तो 5,000 का 30%, ऐसे 5,000 का 30%, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में से इसको घटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले 30% पे मिलेगा, उसके बाद 20% पे मिलेगा।
मतलब सबसे पहले 30% मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5,000 का 100 माइनस 30, तो 100 माइनस 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 20 अपॉन 100। ये सक्सेसिव परसेंट में करते हैं हम, ठीक है, एक के बाद एक। यहाँ पे सिर्फ 100 माइनस 50 किए थे, 50% कैसे आ गया ये, ठीक, इसी तरह से। तो इसका हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट का बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक एक के बाद एक। ठीक इसी तरह से परसेंटेज में कभी क्या होता है, डिस्काउंट की बात जब मैंने करी, ये मैंने कहा था डिस्काउंट की बात, लेकिन क्या होता है जब अगर बढ़ता है इंक्रीमेंट का, अगर इंक्रीमेंट मतलब बढ़ेगा, आप समझिए कि बात को, तो अगर हम लोग ब्याज पे कुछ पैसा दे रहे हैं, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात किए हैं, तो उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यही चीज दिया गया है कि बढ़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग सेट करेंगे इसमें, ठीक, तो 3% जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब लगाएंगे इसमें, 3% क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए वो फॉर्मूला उस तरह से आता है। तो कैसे बढ़ता है, तो देखो 3% का रेट से वो बढ़ रहा है, ठीक, हमारा सूद इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए उस केस में क्या करते हैं, जितना पे है, मतलब 6,000 पे है, तो 6,000 पे हमारा टोटल अमाउंट जो होगा ना, चक्रवृद्धि अमाउंट कितना टोटल पैसा हो जाएगा, तो 6,000 पे 3% बढ़ रहा है, तो हम लोग जब घटेगा, डिस्काउंट रहेगा तो घटाएंगे, और बढ़ रहा है तो मतलब कि 103/100 मतलब जोड़ के करेंगे, 103/100 इंटू 103/100। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको, अगर फॉर्मूला ही रटना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 का पावर टाइम होता है, ऐसे। तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 साल, ठीक, 2 साल दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाना मैं अवॉइड करता हूं। तो रेट कितना है 3, तो 103/100, और 2 टाइम का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 103/100। तो यहां से आपका क्या निकल गया, ये आपका अमाउंट निकल जाएगा, और अमाउंट निकलने के बाद आप घटा दीजिएगा इससे, किससे, आपका 6,000 से, तो आपका टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, 103 गुणे 103 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हुआ, हटा लें, एक 103 गुना 103 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 3 3 जा 9। अच्छा ये तो कट ही गया ना, इसको काट लो आप, तुरंत सॉल्व कर दो इसको, ठीक, ये कट गया, ठीक, 6 गुना 103 इंटू 3 3 3 9, फिर 3 6, ये आपका आ जाएगा 10609, ठीक, डिवाइड बाई 10। आप चाहें तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, डिवाइड करने से, मैं 2 से काटने से अच्छा ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई ही कर लिया, तो 6 9 54 54, 6 6 36 और 6 एकम 6 बटा 10, ठीक, तो कितना आ गया 36365.4, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, 6,000 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट में से हम लोग क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो सिंपल से निकल जाएगा। तो 6365 में से 6365.4 में से आप 6,000 घटा दो, ठीक, आपका आएगा 3654.5, तो आपका आ गया आंसर ये, ठीक, ऑप्शन थे। आप इसको डायरेक्टली ये बताने के लिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, एक ही लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समानांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगना है और क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, चलिए ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, उसकी आधार से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल जो है 288 सेंटीमीटर है। देखो समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है,
अभी ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक। समानांतर चतुर्भुज जो है ना वो रेक्टेंगल का जो है मतलब कि आयत का चचेरा भाई है, समझो तो कजन है इसका, इसका भाई है। कैसे? क्योंकि आयत में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारा एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर तो होती ही हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, है ना, किसी भी चतुर्भुज का, ये नहीं कि समानांतर का ही, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक। कब? जब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, और ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, तब की बात है। तो देखो क्या है, इसका अगर एरिया हम निकालना चाहेंगे तो बच्चों ये हाइट है इसका, ये इसका हाइट है, ठीक। तो समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि आखिर आधार इंटू ऊंचाई क्यों होता है, यही बताऊंगा। एरिया निकाल करके एरिया आया कहां से, ये ठीक। तो इसका होता है आधार इंटू ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है, कोई भी साइड ले लो, बेस ए हो जाएगा, बेस ए, ठीक। तो बेस आपका ए है, तो आपका आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक। ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल होता है किसका, समानांतर चतुर्भुज का। और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि अगर समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, तो आधार ऊंचाई से दुगना है, तो आधार कितना है, ए या एक्स मान लो आप, ठीक। आधार जो है वो ऊंचाई से डबल है, तो इस केस में क्या होगा, हाइट ये है और आधार कितना होगा, 2h, ठीक। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका दिया हुआ 288। ये सीधा सीधी क्वेश्चन बन गया। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 288, 144, ठीक। तो h बराबर हो जाएगा 12। तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, 12। तो ये लाना था आपको, चतुर्भुज का आधार क्या है। तो आधार आपको निकालना है, ऊंचाई मिल गया हमें। तो आधार अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो देखो ऊंचाई तो आपका h है, ठीक। आधार कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आधार अगर बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि दुगना है वो, 24 सेंटीमीटर, ठीक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है। 5 निरंतर मतलब लगातार संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। तो बनाने का इसका दो तरीका है। एक तरीका तो आपका कन्वेंशनल है और एक और तरीका भी, ट्रिक भी है, जिसमें कि पांच संख्याओं को क्या करेंगे हम लोग, एक औसत निकाल लेंगे, ठीक। औसत निकालने के लिए एक तरीका और भी है कि आपको क्या करना है कि जितना भी दे रहा है 5 संख्या है, तो टोटल संख्या कितनी है, 5, ठीक। तो और अंतर क्या होगा संख्याओं का, अगर निरंतर संख्या है तो हर एक संख्याओं का अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो 5 - 1 करेंगे। और क्या कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो करना क्या है ना कि जितना भी डिफरेंस है उसमें, और उसको 2 से भाग दे देंगे और डिफरेंस जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये आ गया कितना, 4/2 मतलब 2, ठीक। और अगर बोल रहा है 15 है औसत, जो औसत दिया रहेगा उसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे बस। तो 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 इसका आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक आया कहां से वो भी देख लो। 5 निरंतर संख्या है, ऐसे भी कर सकते हो एक और मेथड कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 होगी, अगली संख्या क्या होगी, x + 1 + 1 मतलब x + 2 होगी, फिर x + 3 होगी अगली संख्या, ठीक। तो कितना संख्या होगा, 1 2 3 4, फिर अगली संख्या क्या होगी, x + 4 डिवाइडेड बाय कितना, 5। ये 17 के बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या आपका यहां से सॉल्व कर लोगे तो सबसे बड़ी संख्या x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकाल करके आप सबसे बड़ी संख्या इसमें दे सकते हो, ठीक। तो ये थोड़ा बड़ा चल जाता है, इसको भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा बात नहीं है। तो देख लो 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया, 5x प्लस कितना हो गया,
इज 5x + 4, 3 3 6 4 10, 10 बराबर 15 गुने 5। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लोगे सीधे सीधे, ठीक। अच्छा, x का वैल्यू निकालने के लिए इसको घटाओगे उठाओगे नहीं, यहाँ 5 कॉमन ले लो तो कट जाएगा, तो 5 जब कॉमन ले लेंगे देख लो तो 15 गुना 5, ये 5 5 कैंसिल हो गया, ठीक। तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 15 - 2, ठीक है। 15 - 2 कितना आ जाएगा देख लो, 13, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी जो कि हो जाएगा 13 + 4 जो कि 17, ठीक। आप ऐसे भी बना सकते हो और नहीं तो ये भी तरीका लगा सकते हो, दोनों मेथड लगा सकते हो आप। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तालिका के अंदर अध्ययन करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तालिका के अंदर अध्ययन करना है और कह रहा है कि 5 अलग अलग 4 वर्षों में 5 अलग अलग 5 साल दिया हुआ है, 4 अलग अलग कक्षाओं में प्रतिशत तालिका दी हुई है, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि 2012 से 2016 तक, 12 से 16 मतलब 5 साल के लिए 9वीं कक्षा के अंकों का औसत प्रतिशत क्या होगा। 9th क्लास के बच्चों का औसत प्रतिशत क्या होगा वो पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप आराम से देख सकते हो इसको। देखो इसके अंदर क्या है, 9th क्लास का औसत निकालना है। तो इस टोटल को क्या कर लोगे, इन टोटल को ऐड कर लोगे, इसको ऐड कर लो, ठीक। तो कितना दिया हुआ है 2012 से लेकर 9 तक, है ना। आपका दिया है 90, 70, 65, 50 एंड 55। बस इन दोनों को, इन सबको ऐड करके बस 5 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज से मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है इसमें, ठीक। 5 साल का दिया हुआ औसत उसको जोड़ लेंगे बस। 9 7 16, 105 210 एंड 120, तो आपका आ जाएगा 330 टोटल, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दोगे बस, परसेंटेज उसमें आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको क्या करेंगे, 33 को डिवाइड नहीं करेंगे, 33 को डिवाइड मत कर देना, तो 30/5 आएगा ना जो औसत होगा परसेंटेज, ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है सब कुछ। तो इसमें करोगे क्या आप लोग, 33 × 10/5, 5 2 10, तो कितना हो जाएगा 66%, ठीक। ऐसा नहीं कुछ बच्चे 330 को लेकर डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये 330 को लिख सकते हो ना, 33 × 10, तो 5 दूनी 10 कट गया, ठीक। तो ये आ गया 66% आपका आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 57 तक मतलब कि इतना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, टाइम एंड वर्क का है ये। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार को पेंट कर सकती है, और जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। और अंशुल जो है एक लड़का, उसको 40 घंटे में पेंट कर सकता है, ठीक। तो दोनों का टाइम दिया हुआ है, श्वेता का और अंशुल का, दोनों का टाइम दिया हुआ है कितना। श्वेता अंशुल 30 घंटे में, ये 30 घंटे में कर सकता है, 30 आवर में, और अंशुल जो है 40 आवर में कर सकता है, ठीक। तो ये अगर टाइम है तो टाइम एंड वर्क में जो होता है, टाइम एंड वर्क में अभी मत देखिए क्या है। जबकि अंशुल अब कह रहे हैं यदि वे एक साथ पेंट करते हैं तो 14,000 का भुगतान करते हैं, प्राप्त होता है। तो अंशुल का हिस्सा कितना आया, तो देखो कितना आप टाइम लगाए, कितना काम किए, कितनी आपकी क्षमता थी, उसके हिसाब से आपको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। वेजेस कहने का मतलब क्या, कि जो मजदूरी मिलता है। तो इनके टाइम का जो रेशियो है, इनके टाइम का रेशियो, अगर रेशियो निकालें इनके टाइम का, तो कितना आ गया, ये आपका 3:4 आ गया। ये है टाइम का रेशियो, किसका है, टाइम का रेशियो, समय का, ठीक। तो समय का रेशियो, और अब टाइम एंड वर्क में मैं आगे जाकर बताऊंगा कि टाइम का जो रेशियो होता है वो आपका एफिशिएंसी मतलब क्षमता के रेसिप्रोकल होता है,
कि जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी कम क्षमता आपका होगी, और जितना कम टाइम लगाओगे उतनी ज्यादा क्षमता होगी। ठीक, कोई काम करने में आप जितना कम टाइम लगाएंगे क्षमता आपकी उतनी ज्यादा है, और किसी काम को करने में आप जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे उतनी क्षमता क्या है, कम है। तो टाइम जो होता है एफिशिएंसी का, क्षमता का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्षमता घटती जाएगी, ये चीज है। तो इसका मतलब 3:4 आपका क्या होगा, टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो मतलब क्षमता का, वो हो जाएगा 4:3। ठीक, और मैंने ये बताया कि जैसी आपकी क्षमता उसी के हिसाब से क्या होता है, आपको जो मजदूरी है वो मिलेगा। तो टोटल कितना है, वो 14,000 टोटल है। तो टोटल का जो रेट होगा कितना होगा, टोटल का जो पैसा बनेगा वो टोटल कितना बनेगा, 4 3 7 ये मजदूरी के हिसाब से। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 7 टोटल का बना। ठीक, अब निकालना किसका है, निकालना है बच्चों किसका, अंशुल का। तो अंशुल का क्षमता कितना हो जाएगा, ठीक, 4:3 में। ठीक, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो आज हम एस और ए, क्या नाम है उसका, श्वेता और अंशुल दोनों कर रहे हैं। तो इसका 3:4 आ गया टाइम का, जितना टाइम लगाया। क्षमता का आ जाएगा 4:3। ठीक, क्लियर है। ज्यादा टाइम लगा रहा है अंशु, तो इसका क्षमता क्या होगा, कम हो गया। और श्वेता जो है कम टाइम लगा रही है, तो इसका क्षमता कितना होगा, ज्यादा हो गया। तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं, मतलब इसका एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक, तो इसमें आ जाए आपका आगा कितना, 14,000 है ना। ठीक, तो आपका 6,000 रुपया ये अंशुल को मिल जाएगा। ये क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है संजय और सौम्या एक साथ 9 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। चलो, अभी तो बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट में, जो कि डिटेल में बताऊंगा। अभी तो बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। कुछ बच्चे चाहते थे कि क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए सर। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि संजय और सौम्या एक साथ 9 दिन में एक काम पूरा करते हैं। संजय स्वयं 15 दिन में वही काम कर सकता है, वह काम सौम्या स्वयं कितने दिन में काम करेगी। तो संजय और सौम्या इस दोनों के द्वारा किया गया काम कितना, 9 दिन में पूरा काम कर सकता है। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 9 डेज, 9 डेज ले रहा है। ठीक, दोनों मिलके। अब कह रहा है कि संजय स्वयं 15 दिन में कर सकती है। संजय का क्या दिया हुआ है, संजय नहीं, संजय है। संजय का अलग से दिया हुआ है, संजय अलोन, मतलब अकेले वो 15 दिन में काम खत्म कर सकती है। तो ये 15 दिन में कर सकती है, तो दोनों का क्या करेंगे, टाइम में हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके घटा देते हैं दोनों का, अगर निकालना है तो ऐसे। ठीक, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइम से माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग एफिशिएंसी से करेंगे, क्षमता से। तो इन दोनों को मिला के क्षमता कितना होगा, 1/9। और सिर्फ अकेले का इसका क्षमता कितना होगा, 1/15। बस आ गया। ठीक है, तो 15 में से 9 गया। अब भाई 9 गुने 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए कितना आया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये एफिशिएंसी से निकाले हम लोग। मैं अभी भी ये बताया था कि एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, एफिशिएंसी। क्षमता को घटा रहे हैं हम, टाइम को नहीं घटा रहे हैं, क्षमता को घटाते हैं। कभी भी टाइम से नहीं घटता है। अगर उसका टाइम अगर था, अगर इसी 9 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब क्षमता इन दोनों का मिला के ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग क्या करें, क्षमता मतलब एफिशिएंसी से घटा देंगे बस इसमें। ठीक, इसका हो गया 9 गुना 5। ठीक, तो आपका जो टाइम लगेगा, टाइम ये किसका निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका सौम्या का, ये सौम्या का निकल रहा है। ठीक, तो सौम्या का निकल रहा है टाइम, तो टाइम सौम्या का टाइम जो होगा, जो सौम्या कितना टाइम ले रही है इसी काम को करने में, है ना, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15/2। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। इसका ऑप्शन आ गया आपके पास 15/2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच एक्स वाई और जेड के बीच 4600 की राशि किसी अनुपात में 1:2:3 और 3/4 में बांटी जा रही है। तो तीनों का अनुपात का हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1/2:2/3 एंड 3/4 के अनुपात में बांटी जा रही है। तो जब भी ऐसा रेशियो में बांटा जाएगा तो आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, नीचे वाले से क्या करना है, एलसीएम ले लेना है सबसे पहली बात। ठीक, तो एलसीएम लोगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, 12 से आपको सीधे सिंपल क्या कर देना है, ऊपर नीचे 12 लेके आना है बस। तो देखो क्या है, या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम आपको ले लेना है। तो 2 3 4 का आपको एलसीएम लेना है सबसे पहली बात। ठीक, या तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेके कर सकते हो। डायरेक्ट भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में, और तीनों का रेशियो का बोल रहा है कि वाई का हिस्सा क्या है। तो देखो एक्स वाई और जेड का हिस्सा दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1/2, इसका 2/3 और इसका 3/4। ठीक, इसका दिया हुआ रेशियो। तो इन सब को आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, तब भी वही बात ही होगी। मतलब डायरेक्टली ऐड भी कर लोगे तब भी वही बात होगी। मतलब दो तरीका हो गया, एक कन्वेंशन हो गया कि इसको ऐड कर लो डायरेक्ट, रेशियो मान लो कुछ भी हो सकता है, ए होगा मान लो। ठीक, तो a/2 प्लस 2a/3 प्लस 3a/4, ये आपका बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 4600। ठीक है ना, यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल लोगे। और नहीं तो आप इनको बराबर कर लो रेशियो से, इनको रेशियो से बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका अगर 12 के करोगे तो कितना आएगा, 6/12। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 12/2, ये 2 × 12, ये 3/4 × 12, सिंपल। तो ये आ जाएगा 6:8:9। ठीक, या तो आप डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, इससे भी वही बात ही होगी, इससे भी वही चीज होगा। और नहीं तो आप इस तरह से रेशियो लेकर के आप कर सकते हो। तो इसमें टोटल का रेशियो का पैसा कितना है, टोटल का रेशियो का पैसा कितना आ गया, 4600 डिवाइडेड बाय तीनों को ऐड कर लो। ठीक, और किसका पूछ रहा है, वाई का पूछ रहा है ना, वाई का हिस्सा कितना होगा। तो वाई कौन है, ये वाला है, तो बीच वाला, तो वाई का हिस्सा क्या होगा, × 8 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ठीक, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका 4600/23 × 8, 2 बार में कट गया, तो इसका होगा 1600 रुपये। तुरंत ये सब क्वेश्चन बनता है, लेकिन समझ के करो। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिससे 146, 248, 611 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 8, 11 आता है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है ये। देखिए क्या है, देखो जब भी बोले जब सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी, 146, 248, 611 से विभाजित करने पे, तो विभाजित करना है और शेषफल कितना आ जाए। तो देखो अगर शेषफल अगर आ रहा है 2, 8, 11, मतलब 146 से उसको करेंगे तो 2 आ रहा है, तो शेषफल आ रहा है, तो उसी शेषफल को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या, जब माइनस करेंगे तभी तो वो शेष बचेगा। तो 146 में से 2 घटा दो, और किस में से, 248 में से, 248 में से आप 8 घटा लो। ठीक है, 611 में से 11 घटा लो। ठीक, ये आ गया बच्चों 144 और 240 और 600,
ठीक, इनका आपको HCF निकाल लेना है, और इनका जो HCF होगा वो इनसे पूरी तरह से विभाजित होगा। किन से? इन तीनों से। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, अगर इन तीनों का HCF निकालेंगे तो उसका HCF जो है वो इन तीनों से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक, इन तीनों को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब आपको निकालना है कौन सा, कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें, जिस निम्न से कौन सी है जिससे 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 146 इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल 2, 8, 11 आ जाएगा। ठीक, तो इनका क्या निकालेंगे? HCF निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट बोल रहा है, तो इनका HCF जब निकालोगे तो HCF निकालने का तरीका इससे डिवाइड नहीं करेंगे। देखो इसका क्या है, कॉमन इंटू अनकॉमन होता है HCF। कॉमन निकालना है टोटल, तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या होगा? 12 इंटू 12, ये मान लो ये 12 इंटू 20, 12 गुने 50, ये हो गया। देख लो कॉमन कौन कौन आ रहा है। कॉमन आ रहा है बच्चों 12, है ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 12 इंटू, और भी कॉमन आएगा। ठीक, कैसे कैसे आएगा? इसका देखो, इसमें से कॉमन आएगा, इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 25, फिर इसको लिख 2 इंटू 10, ये 2 इंटू 6। ठीक, तो देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 2 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? 24 संख्या हो जाएगी। ठीक है, 24। आइए अगला क्वेश्चन। दो ट्रेनों की गति का अनुपात, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस केस में यह बताना है कि ट्रेन की पहले ट्रेन की गति क्या थी। क्वेश्चन को समझेंगे अच्छा से, देखिए क्या है। कह रहा है दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात, मतलब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है दोनों ट्रेनों का। तो ट्रेन 1 ट्रेन 2 है, मान लो ट्रेन ए और ट्रेन बी, दो ट्रेन दिया हुआ है। ठीक, इन दोनों ट्रेनों के बीच के गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। तो ट्रेन ए का गति मान लो ये है और ट्रेन बी का ये है। ठीक, टाइम का नहीं, ट्रेन का है, मतलब वेलोसिटी स्पीड भी ले सकते हो आप, स्पीड ले लो नहीं तो, मतलब ट्रेन ए का स्पीड और ट्रेन बी का स्पीड का जो अनुपात है वो है 3:4। अब कह रहे हैं यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर तय करती है, दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर तय करती है, तो देखो दूसरी ट्रेन का क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है हमारे पास। दूसरी ट्रेन कौन सी है? पहली ट्रेन गति निकालनी है, दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, तो दूसरी ट्रेन का स्पीड कहने का मतलब ये वाला, ये 4x। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 4x, कितना दिया हुआ? 800 किलोमीटर में, 800 किलोमीटर कितना? 5 घंटे में। 800 किलोमीटर कितना है? 5 घंटे में। खत्म, तो x का वैल्यू निकल गया। ठीक, 40। तो दूसरे का क्या होगा? तीसरे का। ठीक, तो ट्रेन ए का जो स्पीड होगा 3 × 40, 40x, तो कितना होगा? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको एक लाइन में भी बना सकते हो, जैसे ध्यान भी रहेगा। ठीक, सीधे 800/4, ठीक, 800/5, 800/5 की इसका स्पीड, और निकालना किसका था? निकालना किसका था? निकालना था पहले वाले का। तो पहले वाले का स्पीड कितना है? 3, तो 3 और दूसरे वाले का डिवाइड करके, है ना, सीधे सीधे आ जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अच्छा ये तो बॉर्डमा से क्वेश्चन है, ये तो बहुत आपको पता ही होगा। 6 × 15 माइनस डिवीजन बाय 2 × 3 माइनस 2² + 3, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे जब कटना ही है तो मल्टीप्लाई काहे करोगे? 6 × 15 डिवाइडेड बाई 2 × 3 माइनस कितना हो गया? 4 + 3। जब कटना ही था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और फिर हम लोग एडिशन का पहले काम करते हैं, तो कितना होगा? 18 - 4 14। सिंपल।
ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ लीजिएगा कि एक व्यापारी ने 18,800 में एक मशीन बेची। बेची कहने का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा ना, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बेची और उसे उसमें 6% का नुकसान हो गया। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। 6% का नुकसान हो गया मतलब लॉस हो गया उसको। 18,800 में वो मशीन बेच दिया, ठीक, तो 6% का नुकसान हो गया है। तो आप अगर या तो परसेंटेज से कर लो और नहीं तो फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट। फॉर्मूला लगाओ तो देखो SP इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास। परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो मैं फॉर्मूला लगाने की बात ही नहीं कहूंगा, ऐसे डायरेक्ट आप करोगे। SP आपका दिया हुआ है 18,800, ठीक। फिर लॉस परसेंट, लॉस हो गया, नुकसान हो गया बच्चों को 6%, ठीक। तो CP इज इक्वल टू कितना होता है? SP इंटू 100 माइनस 100 माइनस लॉस, ये होता है लॉस परसेंट। लॉस मैंने क्या करते हैं? घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, वो परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फॉर्मूला आया कहाँ से, जन्म कहाँ से लिया है, ठीक। क्योंकि 100 माइनस करते हैं इसमें, इसीलिए। तो देखो SP का वैल्यू कितना है? 18,800। लॉस कितना हुआ है? 6, तो 94। 100 में से 6 गया 94। 2 टाइम में कट जा रहा है, अब देख लो 2 बार में कट ही गया सीधे सीधे। तो मशीन का बोल रहा है लागत मूल्य क्या था? मशीन का लागत मूल्य क्या था, ठीक है? 20,000 रुपया था, घाटा हो गया। अब कह रहा है 4,000 बिक्री मूल्य वाले एक डाइनिंग सेट को 8% की छूट पे बेचा जाता है और 10% लाभ होता है। देखो छूट भी दे दिया है और लाभ भी ले रहा है। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक। डिस्काउंट भी दे दिया है, तो डिस्काउंट देने के बाद देखो क्या होता है। मार्क प्राइस है ये 4,000, 4,000 क्या है? मार्क प्राइस है 4,000, ठीक। जो SP होता है सेलिंग प्राइस, वो मार्क प्राइस में ही निकलता है। तो जो SP निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 4,000 का 8% छूट दे दिया है। तो 4,000 का अगर 8% आप निकालोगे तो 4,000 का कितना होगा? 8% निकालने के बाद 100 माइनस 8/100, यही करेंगे, ठीक। पहली बात, ठीक। अब देखते जाओ क्या है, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या? CP। तो सब CP निकालते हो तो CP में ये फॉर्मूला लगाते हो, देख लो CP में ये लगाते हो। तो जब अगर CP में लगाओगे ये, तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। देखो क्योंकि देखो इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, CP इज इक्वल टू SP। तो SP इज इक्वल टू कितना? अभी काटा नहीं हूं मैं, कुछ बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मेट डायरेक्ट कर सकते हो इसमें। देखो इसमें और क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है भैया, 10% का लाभ होगा, 100 प्लस 10, ठीक। क्लियर है? तो SP निकल गया, CP निकल गया, उसके बाद इसका 110% से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना, ठीक। इसका डायरेक्ट करने का क्या तरीका है वो देख लीजिए। डायरेक्ट करने के लिए क्या है ना कि आप लोग इन सबको नहीं करेंगे, आप लोग सीधा सीधी क्या करेंगे ना कि जितना दिया हुआ है परसेंट, ये छूट, जितना डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, एक मिनट, जितना डिस्काउंट दिया हुआ है 8% का और 10% का लाभ हुआ है, तो जो 4,000 में क्या करेंगे? 100 माइनस 8, अब भाई सीधे सीधे 100 प्लस 10, खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो 4,000 इंटू 92 अब बाई 110, ठीक। इन दोनों काट लीजिए। जब डिवाइड कीजिएगा 92 को, इस सबको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट में लेके आओगे तो बच्चों आ जाएगा 3345.45। ये आपका आ जाएगा कितना? डाइनिंग सेट का लागत मूल्य जितना लगा है, ठीक है। आइए फटाक से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 65, 67 है ये,
देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कह रहा है तालिका में अध्ययन किए गए आंकड़ों की व्याख्या करें और परीक्षा में 5 अलग अलग 4 वर्षों में 5 अलग अलग 4 वर्षों में दर्शाए गए प्रतिशत दिए गए हैं। कह रहा है कि किस वर्ष में 4 कक्षाओं का औसत प्रतिशत अधिकतम है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपको टाइम 20-30 सेकंड। इजी है ये क्वेश्चन। किसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक, वो निकालना है आपको। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 9वीं क्लास के बच्चों का औसत निकालिए, इस तरह से कहा गया था, ठीक है। पिछला एक और क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा है, सबसे अधिकतम किसमें है सबसे ज्यादा मार्क्स। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको पहले ही दिख रहा है, 2012 वाला में दिख रहा है सबसे ज्यादा, ठीक, परसेंटेज का। तो 4 अलग कक्षा में इसका बोला कि सबसे ज्यादा औसत प्रदर्शन अधिकतम किसमें है। तो सबका देख लो, कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, सबसे ज्यादा इसी का दिख रहा है हर बार। 90 सबसे ज्यादा इसका है, 80 ज्यादा इसका है, 85 है और 75 है। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे 2012 में सबसे ज्यादा है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें एवरेज निकाल लो, आप सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपके। 67 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है। 67 में क्या कह रहा है, अब चाहे तो बना सकते हैं क्वेश्चन में। 36 और 121 के बीच का माध्य अनुपात निम्न में किसके बराबर है। 36 और 121 बीच का माध्य अनुपात। तो माध्य अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मेट होता है कि दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर 36 इंटू 121 इसका रूट कर देते हैं। मतलब कि इसका फॉर्मूला ही होता है कि ए बी का रूट, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे और उसका माध्य अनुपात निकल जाएगा, ठीक। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 6 गुने 11 66 आ गया। देखिए अब कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 22 वर्ष है और जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल की जाती है तो आयु 1 बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए। इसका शॉर्ट भी बताऊंगा कि आखिर कैसे तुरंत बनेगा। ये तुरंत ही बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो पहले कन्वेंशनल तरीका देखो कि अगर कैसे ये क्वेश्चन को पढ़ समझेंगे। एक क्रिकेट टीम है जिसमें कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 11 खिलाड़ी हमारे पास कौन कौन है भैया, इसको मिटाओ यार। 11 खिलाड़ी मतलब कि प्लेयर 1, प्लेयर 2 और प्लेयर 11 तक का औसत मतलब ऐसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं एवरेज। 11 खिलाड़ियों का उम्र ऐड कर लिए और ऐड करके क्या किए, 11 से डिवाइड कर दिए तो ये कितने 22 के बराबर दे रहा है वो 22 के बराबर, ठीक। तो P1 प्लस P2 अब प्लस P3 कहां तक, P11 तक आपका 22 गुना 11 हो गया। देख लीजिए मतलब कि खिलाड़ियों का टोटल खिलाड़ी का जो उम्र है अगर जोड़ दिया जाए तो 22 इंटू 11 आएगा, ठीक, 22 इंटू 11 आएगा। अब देखो 22 इंटू 11। अब क्या कह रहा है कि यदि इसमें टीम के कोच की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो देखो अब क्या है कि कोच को हमने फिर से कोच को भी ले आए तो P1 प्लस P2 प्लस P3 P11 तक गया और फिर कह रहा है कोच साहब जो है C, कोच साहब को भी जोड़ दिया गया। तो जब कोच को मिला दोगे तो 11 नहीं वो 12 आदमी बन जाएगा। तो 12 आदमी बन चुका है वो, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो 11 बच्चे हो गए, अब कोच हो गया तो उसमें कितना हो गया, टोटल 12 आदमी हो गया। तो 12 आदमी हो गया तो इसका क्या कर रहा है, एक औसत बढ़ जाता है। तो एक औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 23। इसका मतलब P1 प्लस P2 समझो प्लस कोच का मिला के 23 गुने 12 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, इस क्वेश्चन से एक बार ये बस ये करना है, फिर आपको डायरेक्ट करना है। बस एक ही बार इस तरह से समझना है, उसके बाद डायरेक्ट करना है कि सबका जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो क्या है, इन लोग का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या टोटल खिलाड़ियों का आ गया और टोटल खिलाड़ी प्लस कोच का वो एज का इतना दिया हुआ है।
तो एक सोचने वाली बात है, यहां से अगर इसको घटा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा कोच का निकल जाएगा। तो कोच का आप लोग का निकल जाएगा 23 इंटू 12 माइनस 22 इंटू 11। रट्टा नहीं लगाना था इसमें, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 23 इंटू 12 कितना आ गया, हो गया। अरे मल्टीप्लाई कर लो यार, 34 ईयर आ जाएगा टोटल, कैलकुलेट करने के बाद 34 आएगा। ठीक, अब एक डायरेक्ट मेथड देखो, बॉक्स में दिखा रहा हूं डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक, मतलब 1-2 सेकंड में बन जाएगा ये। देखो क्या है, हमारे पास क्या दिया है टोटल, पहला औसत कितना दिया है 22, ठीक, 22 दिया हुआ है टोटल औसत हमारे पास पहला। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद जब 11 खिलाड़ी था और अब जोड़ दिया गया कितना, एक और जोड़ दिया गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 खिलाड़ी। अरे खिलाड़ियों की संख्या तो जुड़ गई, मतलब 22 क्या है, एज ही तो है, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 12, और बढ़ा कितना एक आदमी बढ़ा है, एक आदमी। तो हम क्या करेंगे, जो औसत है पहला वाला औसत उसको जोड़ेंगे, और जितना संख्या अब हो गया मल्टीप्लाइड बाई और जितना बढ़ जाता है, बढ़ा कितना है 1 है, तो बढ़ा कितना 1 है, तो उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे किसको, टोटल संख्या से। तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 12, तो आ गया 34, खत्म कहानी। हाँ? ठीक, 34। ठीक, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये कहता, देखो एक चीज बता रहा हूं, मतलब मैंने कन्वेंशनल भी बता दिया आपको और यही बता दिया कि 2 सेकंड में कैसे करोगे क्वेश्चन, ये नहीं कि सिर्फ ये बता दूं तो पता चलेगा कि उड़ गया, भूल जाओगे सब। देखो एक क्रिकेट टीम में इतना है, अगर मान लो एक नहीं बढ़ता, बोलता कि भैया ऐसा है कि 2 बढ़ रहा है, क्वेश्चन ये बोलता ना, मान लो कि 2 बढ़ रहा है, तब क्या होगा बताना, मतलब औसत में 3 का वृद्धि हो गया, तब क्या होगा बताना। तो मान लो औसत में 3 का वृद्धि हो गया, तो औसत में 3 का वृद्धि होता तो 22 प्लस 12 इंटू 3 करते, जितना वृद्धि होगा जितना कमी होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट में, लेकिन वो डायरेक्ट आया कैसे है, तो वो यहां से आया है, यहां से निकल के आया है। आप खुद देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिए। देखो 23 को क्या लिख सकते हो, वो देख लो आप, 23 को लिख सकते हो 22 प्लस 1 इंटू 12, तो यहां से सॉल्व होके ये कट जाएगा, तो ये अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। ये जो मेथड आया है ना, मेथड कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो यहीं से सॉल्व होके आया है। आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे होगा, सिंपल सा है। इसको सॉल्व करने के बाद ही ये वाला आया है, इसी को शॉर्ट ट्रिक बोल दिए हैं। समझ में आया, इसको शॉर्ट ट्रिक बोले क्यों, क्योंकि इसी से सॉल्व होके आता है। समझना है आप लोग को, ये बात बेवकूफ नहीं बनना है। अब आ रहा है, एक बोर्ड में कुल परीक्षार्थियों में से, एक बोर्ड में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, चलो 75% क्या हो गया, पास हो गया। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है, मतलब जो फेल हुआ है ना उसका संख्या कितना है 625 है। तो एक बात बताना, 75% अगर पास कर गया है, 75% क्या है पास है, तो फेल कितना होगा बच्चों, 25% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और फेल की संख्या कितनी दे रखी है 625, मतलब कि टोटल संख्या का 25% कितना है, आई नीड स्पेस एक्चुअली, टोटल संख्या का 25%, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना है 625। ठीक, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू, मतलब टोटल संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगा 625 गुणा 100 बटा 25 से 625, ठीक, तो 2500 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो अगला, बनने का तो यार 3 मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है।
लेकिन बताने में ना आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझना होता है कि कैसे किया। मैं डायरेक्ट करते चल जाऊं, पता चला आपके सर से उड़ गया, ये काम नहीं करूंगा मैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो इससे क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। देखो एक बार शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा, मतलब डायरेक्ट बनाने का क्या है इसमें, वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो एग्जाम में कैसे बनाना है, -10 फिर हो जाएगा +10 × 10/100। मतलब क्वेश्चन को पेन भी नहीं चलाना है इसके अंदर, है ना, पेन भी नहीं चलाना है। तो कितना हो जाएगा, 1 में से 20 गया तो -19%, मतलब आंसर मार देंगे 19%। देखो तो आखिर क्या कर रहा हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं उसमें। मतलब 2-3 सेकंड में कैसे क्वेश्चन निकल रहा है बिना देखे, उसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। देखो क्या है, 2 टाइप का परसेंटेज मैंने बताया, एक सक्सेसिव परसेंटेज और एक क्या बताया मैंने, एग्जैक्ट परसेंटेज। एग्जैक्ट परसेंटेज में होता यह है कि आपको जैसे कि अगर कहीं कपड़ों में डिस्काउंट मिल रहा है, अगर बोल रहा है कि वहां डिस्काउंट 50% का मिल रहा है, तो 5,500 का शर्ट था तो मतलब कि या 500 रुपये का शर्ट था तो 50% ले लिए डायरेक्ट, तो 250 रुपये का हो गया। लेकिन फिर किसी दुकान में आप जाते हो, जैसे कि बहुत सारी दुकान आप देख रहे हो कि कहीं भी बोल रहा है कि भैया देखो ऐसा है ना कि 70 + 30% का डिस्काउंट है, तो क्या 100% मिलेगा? 100% तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सक्सेसिव परसेंट में क्या होता है, पहले जो मिला हुआ है परसेंटेज डिस्काउंट कर लेंगे, उसके बाद उस पर 30% पे निकालेंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो इसको देखो कैसे कैसे क्या है सक्सेसिव के अंदर। ये भी एक सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, एरिया क्या होता है बच्चों? अरे एरिया के बाद क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि एरिया है 10, एरिया बोल रहा है, ये एरिया है πr² और इसका पेरीमीटर होता है 2πr। अगर यही क्वेश्चन पेरीमीटर का होता ना तो 10% कम करने पर हम सिर्फ एक ही बार 10% घटाते, 2 बार यहां पे क्या 2 बार घटाया हमने। ये r है तो कितना हो जाएगा, π×r×r। तो क्या बोल रहा है इसमें, वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। तो देखो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। अगर 2 बार परसेंटेज को घटाया जाए, ठीक, मतलब कि 2 बार अगर घटाया जाए बढ़ाया जाए, तो यहां क्या बोल रहा है, घटी है, क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। तो कमी हो जा रही है तो कुछ नहीं करना है, रेट को ले लेना है -10%। माइनस में जा रहा है तो रेट कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। देखो कम हुआ, जब यहां 1 बार कम हुआ तो सोचोगे कि 1 बार हुआ, नहीं, ये 2 बार हो रहा है। अगर r³ होता ना, अगर वॉल्यूम होता तो 3 बार होता। ठीक है, आपको तो पता है ना कि स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 πr³ होता है ना, πr³। तो अगर उसमें रेडियस का कमी होता तो 3 बार करते हैं हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला है 3 का वर्ग भी है, फॉर्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही है, ये बस एक फॉर्मेट में लिख दिया हूं मैं। तो देखो क्या 10% है तो -10 और क्या हो जाएगा, अगर -10 × -10 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, प्लस ही होगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, ये हो जाएगा -20 और +1 तो कितना हो जाएगा, -19%। तो क्या हो गया, निगेटिव आया ना। तो निगेटिव आया मतलब 19% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन में ये भी बोल सकता है कि 19% का कमी ना लिख, यहां 19% ना लिख के बोलेगा, एक जगह लिखेगा 19% का कमी, एक जगह लिखेगा 19% में वृद्धि हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा। तो देखो 19% का कमी, अगर ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यहां तो सिर्फ 19% डायरेक्ट दे दिया है, लगा दोगे। हो सकता है ऑप्शन में ये बोले कि 19% का कमी भी हो और 19% का वृद्धि भी हो, ऑप्शन में दिया होगा। तो 19% का कमी, जब नेगेटिव आएगा तो कमी हुआ, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि हो गया। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तालिका का ठीक से अध्ययन करें, कर लिए चलो, है ना, 5 वर्षों में अलग अलग कक्षा में, वही क्वेश्चन है ये। ठीक, उसी क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी 5 वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन सबसे कम है। भैया सबसे कम किस में औसत प्रदर्शन है, सबसे कम दिख रहा है वो चीज, सबसे कम जो है, सबसे ज्यादा तो अभी तो बताया था, सबसे ज्यादा इसमें है 2012 में, मतलब 9th क्लास में सबसे ज्यादा है और 2012 में सबसे ज्यादा है। ये चीज कह रहा है, पूछ रहा है कि किस कक्षा में, क्वेश्चन को ध्यान रखना है।
सबसे कम औसत किसका है, बनाइए जल्दी, ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। अरे इन सब को ऐड करके औसत भी नहीं निकालोगे, सिर्फ ऐड ही कर लोगे ना। और ऐसे भी देखोगे तो देखो क्या है, ये 90 85, तो ये देखो ये 5 कम है इससे, मतलब 5 ज़्यादा है, लेकिन ये देखो ये भी कम हो गया और इसमें और ज़्यादा कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा 11th का ही दिख रहा है, समझे। तो कक्षा 11th का आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे, औसत इसी का सबसे कम होगा जब 5 से गुणा करोगे तो। औसत सबका निकाल लेना है, तो इन दोनों का तो औसत निकालोगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इन दोनों का निकाल के चेक कर लेना 11 12 का किसका औसत है। तो सबसे ज़्यादा 11th का ही सबसे कम है। इसमें तो बस जोड़ना था और कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, जोड़ घटा गुना भाग है। अरे बहुत आवाज कर रहा है। आइए जो हटाना पड़ रहा है ना। फिर आ रहा है क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 72 कहने का मतलब उस क्वेश्चन में ऐसा था, क्वेश्चन सेट का ही। अब क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर ब्याज कुल राशि का 16/25 है। अच्छा जी, यदि दर प्रतिशत समय दोनों समान है तो ब्याज का दर क्या होगा, है ना। तो ब्याज का दर आपको निकालना है। तो ब्याज का दर देखिए क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पे निश्चित राशि दी हुई है और ब्याज कुल राशि का 16/25 है। एक निश्चित राशि दी हुई है जिसको कि क्या बोलते हैं, निश्चित राशि मतलब क्या, प्रिंसिपल, मूलधन, मूलधन और इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT/100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है PRT/100। तो अब कुछ कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कुल राशि का 16/25 है। तो ब्याज का वैल्यू ही, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू ही 16/25 दिया है किसका, इससे इतना गुना है, ठीक। तो अब कह रहा है कि यदि दर प्रतिशत और टाइम दोनों बराबर हो, मतलब कि दर प्रतिशत, रेट और टाइम बराबर दे दिया है, ठीक। तो आपका डायरेक्ट वो रख दो, हो तो गया बन गया क्वेश्चन। 16/25 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखो इसका कॉर्प आ गया क्या, तो आएगा ही नहीं। हैंग किया क्या, सॉरी सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया था। आइए बच्चों, इसमें क्या है 16/25 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और आपका पी क्या है, एक्स। और आर और टाइम, रेट और टाइम का वैल्यू क्या है, सेम बोल रहा है। तो रेट क्या है, आर इंटू आर, ठीक। तो क्योंकि दोनों सेम है तो रेट का वैल्यू निकालना था, इसलिए आर लग दिया हमने, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 100 गुना 16/25, ठीक। तो आर का जो वैल्यू हो जाए, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 100 गुना 16/25, तो तुरंत आ गया आंसर। तो 10 गुना 4/5, बच्चों आ गया 8%। ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं भैया, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो रेट को क्या करो, ऐसा करके ऐसा कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं। नहीं यार, पहले कर लो खुद से, सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों कह रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा है कि रेट का जो वैल्यू है वो 10, तो 100 का तो 10 होगा ही, और जो दिया हुआ है x/y इसको करते हैं। तो जो दिया गिवन है कितना, 16/25, 16 का वैल्यू डाल दिया, 25 का वैल्यू डाल दिया, ठीक। 16/25 बस लिख दिया, मतलब ये सब काम नहीं करना है। इस तरह का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, ये वाला नहीं करना है। हाँ आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, जो
बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा वहां पे जरूरत पड़ेगी। लेकिन सब देखो भाई 70 से 80%, कम से कम 70% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। उसको रटना शुरू करोगे कहानी खराब हो जाएगा आपका, ये आपको एकदम समझना पड़ेगा ये बात। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 12, 25 इतना इतना दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है मध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? मध्यिका। तो देखो मीडियन उसको बोलते हैं, मीडियन। टोटल कितना दिया हुआ है? इसको मिटाना ही पड़ेगा क्या? इसमें बाबू टोटल मीडियन देखो, टोटल कितना दिया हुआ है? 12, 25, 38, 56, 64 और 86, ऐसे। तो कितना टोटल दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ। तो देखो अगर 5 लोग हैं तो उनके बीच का मध्यिका कौन हो? मीडियन तीसरा होगा, बट ऑब्वियस 5 लोग हैं तो तीसरा होगा। लेकिन 6 लोग हैं तब क्या होगा? 6 लोग के केस में क्या होगा? तो 6 लोग के केस में क्या होगा? थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो थर्ड कौन सा है? तो थर्ड अब 1, 2, 3 ये है 38 और फोर्थ कौन सा है? 56। तो हम लोग क्या करेंगे? बस 38 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे कितना देखो, 47 आ गया। 47 आपका ये रहा, मतलब कि श्रृंखला में 47 क्या है? मीडियन है, इसका मध्यिका होगी। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। हाँ यहां पे है, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है देखो क्या बोला, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 3:2 है ना। उनके आधार का अनुपात निकालिए। देखिए रट्टाफिकेशन वाला हिसाब नहीं लगाना है ना। कब आधार का अनुपात बोला जाता है तो आपको बोला जाता है कि क्षेत्रफल का अनुपात है ना और ऊंचाई के अनुपात का रेशियो निकाल देते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि आधार का अनुपात निकालना है, 2 क्षेत्रफल 2:3 है तो ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो आधार का अनुपात सीधे बोल देते हैं कि आधार का अनुपात जो होगा वो क्षेत्रफल का अनुपात अब बटा कितना होगा? ऊंचाई। कहाँ गया? ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात। ठीक, बस डायरेक्टली ऐसे बन सकता है। ठीक, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक, तो इसका अनुपात मैं डायरेक्ट बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे आया। डायरेक्ट ही है, 2:3 है क्षेत्रफल, तो 2/3 और कितना है? 3/2, 3/2। ठीक है बच्चों, 2 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 4/9। तो कितना हो जाएगा आंसर? 4:9। अरे भैया डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं बता देता हूं कैसे आएगा। आएगा ऐसे कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है, समझो अच्छे से। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों। एक ट्रायंगल मान लो ABC है और PQR है। एक ट्रायंगल ABC है, फिर अगला क्या है? PQR है। तो इन 2 ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। एरिया का अनुपात 2:3 है, मतलब इसका 2 है तो इसका 3 है। और कह रहा है इसका ऊंचाई का अनुपात, मतलब हाइट, अगर मान लो ये है कुछ हाइट होगा, हाइट, और इसमें भी कुछ हाइट होगा इस तरह से। ठीक, तो हाइट का अनुपात कितने दिया? 3:2। तो देखो इसका एरिया अगर निकालोगे बच्चों, एरिया निकालोगे, एरिया 1 मतलब इसका, और इसका निकला है एरिया 2। देख लो, एरिया 2 इसको बोलती है। एरिया 1 निकाल तो हाफ इंटू बेस, आधार कितना है? ये है BC, आधार दिया हुआ है ना BC, इंटू हाइट, ये है H1। इसका होगा हाफ इंटू बेस किसका? QR है, इंटू हाइट मान ली H2। ठीक, तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे, कह रहा है उनके आधार का अनुपात निकालना है। हमें निकालना किनका है? उनके आधार का अनुपात। तो कैसे कैसे निकलेगा वो देखिए। आधार तो ये है QR BC, है ना। तो आप दोनों के एरिया को, एरिया 1 एरिया 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा BC इंटू H1 बाई QR इंटू H2। ठीक, तो अब खुद देख लो हमारा आधार क्या है? इसका आधार क्या है? BC बेस 1। ठीक, और इसका आधार क्या है? QR।
तो बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू जब निकालोगे आप यहां से तो कितना हो जाएगा बच्चों, A1 इंटू H2 है ना, डिवाइडेड बाई A2 इंटू H1। ठीक, यहां से ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आया है कि क्षेत्रफल का रेशियो, तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना है, A1 बाई A2, तो क्षेत्रफल का रेशियो आधार का रेशियो है ना ये, तो यहां से आ गया आधार का अनुपात, आधार अनुपात ऐसे लिख सकते हैं, आधार अनुपात क्षेत्रफल क्या, A1 इज टू A2, यही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, H1 इज टू H2। ठीक, ये आता है फॉर्मेट। ठीक, तो ये यहीं से आता है, आप खुद भी कर सकते हो इसको, ऐसे कोई बहुत बड़ा का ट्रिक नहीं है कि बहुत बड़ा ट्रिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आप डायरेक्ट खुद से कर सकते हो। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी देख ही लो। यह 62 माइनस 5 का मतलब बॉडमास का क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है बॉडमास का, ये आप खुद से कर सकते हो। बताओ बच्चों कितना होगा, कोई आंसर दे रहा है, कोई इसमें दे रहा है आंसर, बताओ बच्चे आंसर दे रहा है उसमें, ऑप्शन बताइए सब कोई, कितना होगा, सॉल्व करो। 77 आएगा यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 में से 14 गया, फिर 62 में ना, इसे बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद बना लोगे इसको। ठीक, तो ये बॉडमास का था। देखो अभी तो मैंने टोटल टॉपिक पढ़ाया नहीं है आपको अभी तक, मैंने बस नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का बेसिक्स बताया है आपको, समझिएगा बात को। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके, इसके 2019-20 के, इस सब के क्वेश्चन जो हैं मैथ्स में, जो SSC GD का जो क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, SSC GD जो पेपर आने वाला है। ठीक, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसी बीच में कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े जितना आपका ज़रूरत है उतना बताता चलूँगा, और अलग से मैं कॉन्सेप्ट का वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे कि मैंने अलग से एक बेसिक कॉन्सेप्ट का बनाया था वीडियो, नंबर सिस्टम का, अलजेब्रा का। ठीक, ये बना दिया है मैंने। ठीक, उसके बाद जो मैं बनाने वाला हूँ है ना, वो जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो समझो बात को क्या है। देखो मैंने बताया था कि 4 पिलर के बराबर है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स के 4 पिलर बताया था मैंने। एक बताया था नंबर सिस्टम, मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ध्यान रखिए कि यही काम कर रहा है आपको, अलजेब्रा। फिर बताया था मैंने किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, फिर बताया था ज्योमेट्री का। तो देखिए SSC GD में आपका इन चारों पिलर में से नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेंसुरेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, कि ज्योमेट्री के बाद ही पढ़ना है, तो मैं एक बाउंड्री एरिया की क्या क्या चीजें ओवरव्यू में करा रहा हूं, पहले सिलेबस का, सिलेबस के कॉन्सेप्ट का भी करा रहा हूं कि नंबर सिस्टम में, अलजेब्रा में क्या क्या मैं करा चुका हूं 2 वीडियो में। तीसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा ज्योमेट्री के लिए, कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे एक पेज पे, सिंगल पेज पे आप पूरी ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। एक पेज की बात कर रहा हूं मैं, एक पेज आपने लिखा, उससे पूरा ज्योमेट्री आपको क्लियर हो गया, भाई ज्योमेट्री में ये चीजें हैं, चलो भाई क्लियर है, जिगजैग नहीं भागना। ठीक, और फिर उसके बाद मेंसुरेशन का भी हिसाब करेंगे उसमें। तो अभी इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि ज्योमेट्री का हिसाब का क्या है। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल कल की वीडियो में कल डाली जाएगी, या फिर आज टाइम मिला तो आज डालेंगे। लेकिन जो भी बच्चे लाइव हैं है ना, वो कल भी सुबह लाइव आएँ और देखें ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि अरे बहुत सारा फिगर आ गया, एक ट्रायंगल था उसके अंदर सर्कल आ गया, कैसे करें क्या करें, इस तरह का बात। तो देखो बच्चों, कौन कौन से फोटो दिखेंगे आपको, समझो बात को, ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से फोटो दिखेंगे और कौन कौन से पॉसिबल फोटो हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि आखिर ज्योमेट्री को समझे कैसे। ज्योमेट्री को बहुत सारे बच्चे रटते हैं कि भाई त्रिभुज का एरिया ये होता है, त्रिभुज में अगर एक रेखा खींच दी जाए तो ऐसा होता है। तो ये कंफ्यूजन वाला चीज़ हट जाएगा आपका, आप जब कल की क्लास करोगे ना ज्योमेट्री का, तो आपको ज्योमेट्री से डर और कंफ्यूजन दोनों हट जाएगा। ठीक, और ज्योमेट्री के बाद में डायरेक्ट मेंसुरेशन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, मेंसुरेशन करना ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, क्योंकि पहले जानोगे तब ना आइडिया निकालोगे यार। ठीक, तो उसके बाद में मेंसुरेशन बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसके क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आते हैं हर एक पेपर में अच्छे खासे। और तब जाके लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिर
कैसे ट्रिगो के कोई भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, तब भी याद रहे। अभी ये क्या बात हो गई, फॉर्म जिससे ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, रटना भी नहीं है तब भी याद रहे, तो कैसे क्या करेंगे, आखिर कैसे ये हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर रहे, वो चीज़ मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन पे, एसएससी जीडी के क्वेश्चन पे हम डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा हम ये भी करेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, ज्योमेट्री का। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।